तो समर प्रूनिंग अवश्य करें आप लोग। जितने भी हमारे सर्दी में कटने वाली टहनियाँ हैं उन सभी को आप आजकल काट सकते हैं। उससे आपकी ग्रोथ में भी फर्क पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर का बड और बढ़िया बनेगा। दूसरा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट का, जैसे आप यहाँ देखेंगे किसी वजह से ये हमारी कलम टूट चुकी थी। अब हमें चिप ग्राफ्ट करनी है तो हमें सबसे पहले तो ये रखना है कि जो हम बड स्टिक ले रहे हैं वो मैच्योर्ड हो, मतलब मजबूत हो आप इसका। और जो पत्तों से रिलेटेड बीमारियां है वो सबसे ज़्यादा अब फैलेगी ह्यूमिडिटी में, क्योंकि फंगस के लिए मॉइस्चर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। और पत्तियाँ जब भी हमारी 6-7 घंटे से ऊपर गिल्ली रहेगी तो डेफिनेटली आपके पत्तों से संबंधित रोग सबसे ज़्यादा आएगा आपके बगीचे में। नमस्कार बागवान साथियों, हमारे चैनल बागवानी की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे समर प्रूनिंग की, इसके अलावा बात होगी चिप बड की, साथ ही बात होगी आजकल लगने वाले इंसेक्ट्स की, और बरसात के मौसम में कौन कौन से कार्य हमारे बगीचों में किए जाने चाहिए, यह सब हमें बता रहे हैं हमारे बागवानी एक्सपर्ट श्रीमान डिम्पल पांचटा जी। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारियाँ दी जाएगी। जैसा कि कुछ दिन पहले हमने आपको रात में दिखाया था, उसके बाद हर जगह से वीडियोस और फोटोग्राफ्स आने लगे। जो हमने कैटरपिलर की बात की थी, जिन्होंने ये पत्तियाँ पूरी तरीके से खा ली थी, और अब आप देखेंगे न्यू फ्रेश लीव्स बिल्कुल फ्रेश आ चुकी है। जो खाना था उन्होंने वो खा दिया। और स्पेशली जो ये हमारे ये आड़ू थे, इसमें बहुत ज़्यादा उनका अटैक था, और इससे लगते हुए प्लांट्स में भी काफ़ी ज़्यादा था। और खासतौर पर न्यू प्लांटेशन जिसमें उसका बहुत ही ज़्यादा अटैक था। तो बहुत सारे लोगों की क्वायरीज भी थी, लोग परेशान भी है कि क्या इसका लिए बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगा। तो बागवान साथियों, मैंने लगभग 3-4 तरह के इंसेक्टिसाइड इसके लिए यूज करे, जिसमें हमारा थायोमेथोक्सोम था, क्लोरो था, डाइफिनेट था 30% वाला, और भी कुछ मेरे पास इंसेक्टिसाइड थे। इसमें जो सबने ही अपने लेवल पे अच्छा काम किया। तो जो सबसे बढ़िया कैटरपिलर पे जो रात को भंवरे आते थे, जो पत्तियां खा रहे थे, फ्रूट्स खा रहे थे, आपने राजेश खिमटा जी की वीडियो भी देखी। तो इसमें जो सबसे बेस्ट रिजल्ट हमें मिले, ब्रांड नेम से ही मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने टफागौर के बारे में सुना होगा, टाटा कंपनी का आता है। उसका बहुत अच्छा कंट्रोल रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ इंसेक्टिसाइड जब भी हम ऐसी चीज के लिए करते हैं, या वो कॉन्टैक्ट होते हैं या सिस्टमिक होते हैं, हमें ऐसा इंसेक्टिसाइड चाहिए था जो दोनों वे में काम करे। तो ये जो सॉल्ट है या ब्रांड नेम से मिलता है, ये बोथ वे में काम करता है। और स्प्रे करते हुए आपको जिस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो है कि आपको प्लांट्स के ऊपर तो करना ही है, हो सके तो शाम के टाइम करे, टॉर्च में करे। और अगर आप नहीं कर सकते शाम को, तो आप दिन में भी कर सकते, ऐसा नहीं है। आप उन इन्फेक्टेड एरियाज को या पोर्शन को उसमें स्प्रे कर दे। खासतौर पर छोटे प्लांट्स को ज्यादा डैमेज करता है, बड़ों को ये कम करता है, कई जगह बड़ों को भी करता है, ऐसा नहीं है। तो जैसा भी आप, पूरे बगीचे में नहीं खाता ये, मगर ये पर्टिकुलर पोर्शन में खाता कहीं कहीं। एक चीज का ध्यान आपको रखना है कि अपने बगीचे को आप साफ रखें। क्यों? क्योंकि दिन भर ये मैक्सिमम खाता है, और उसके बाद ये झाड़ियों और घास में छुप जाता है, फिर शाम के टाइम, संध्या के टाइम फिर से आएगा। तो आप ऐसी झाड़ियां अपने बगीचे में, घास ऐसी ना रखें जिसमें ये छिपे।
और अगर आप घास काटने में असमर्थ है तो आपको पौधे में भी स्प्रे करनी है और नीचे फ्लोर में भी करनी है, उस घास और झाड़ियों में। या आपके बगीचे के साथ कोई नाला लगता है, कोई झाड़ी है किसी और का है, तो उसमें ये ज्यादातर रहते हैं, तो आपको वहां टारगेट करना है इन कैटरपिलर्स के लिए, ताकि ये वहीं पर डेड हो जाए। और सिस्टमिक का मतलब है जब ये पत्तों के जब इसको खाएंगे तो उसके पेट में वो उनका पेट खराब कर देंगे इंसेक्टिसाइड। तो इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत भी नहीं है आप लोगों को। और थायोमेथोक्सोम भी कुछ लोग करते हैं, मैंने भी किया है, उसके भी ठीक रिजल्ट है। मगर जो मुझे सबसे बेस्ट लगे इन कीड़ों के लिए वो टफागौर था। तो आप इसकी स्प्रे इसके लिए कर सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात मैं आपसे साझा करना चाह रहा था कि आप देखेंगे कि बारिश बहुत अच्छी आ चुकी है, मॉइस्चर बहुत अच्छा है। कल रात को बहुत ही मॉर्निंग के टाइम में आई बारिश और बहुत जबरदस्त बारिश हुई है। आई होप सभी जगह हुई होगी और मॉइस्चर अच्छा हो गया होगा। इसके साथ साथ एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपने देखा कि हमारे कुल्लू में, लाहौल स्पीति में बहुत सारी जगह प्राकृतिक आपदाओं का दौर शुरू हो गया है, बादल फटने की। और इस साल का मौसम, वेदर या हम कहे मॉनसून बहुत हैवी है जो दिखाया जा रहा है। तो इस साल खतरा फिर से प्रार साल की तरह हो सकता है हमें। तो आप लोगों को प्रिकॉशनली क्या करना है कि अपने बगीचों में ड्रेनेज की व्यवस्था पूरी कर दे, नालियां प्रॉपर बना दे। अपने खेतों में जहां आपका स्लाइडिंग पोर्शन है, चाहे नहीं भी है, अपनी नालियां दुरुस्त कर दे, ताकि सारा जो हैवी रेन आएगी, फ्लड आएगा, वो बाहर नाले की ओर जाए और स्पेशली दूसरों के खेत में ना डाले। और अगर आप का पानी दूसरे के खेत में जाता है तो पड़ोसी को जरूर बोले कि आप भी अपनी नाली काट दें और एक तरफ को नालों की ओर को ले जाए। ये काम बहुत जरूरी है टाइमली करना, क्योंकि बाद में समय नहीं मिलेगा और फिर आपके बगीचों का लॉस होगा। मेरी मैक्सिमम नालीज का काम कंप्लीट हो चुका है। और उसके साथ साथ बागवान साथियों, आजकल आप लोग क्या काम कर सकते हैं, वो है जो सबसे जरूरी है, वो होता है समर प्रूनिंग का। वैसे आप देखेंगे कि कुछ कुछ हमने पहले भी कर दिया था और कुछ कार्य आजकल भी कंटिन्यू है ऑर्चर्ड में। तो समर प्रूनिंग अवश्य करें आप लोग। जितने भी हमारे सर्दी में कटने वाली टहनियां हैं उन सभी को आप आजकल काट सकते हैं। उससे आपकी ग्रोथ में भी फर्क पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर का बड और बढ़िया बनेगा। दूसरा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, आप लोगों के क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि लाइट पेनिट्रेशन डीप तक जाएगी। मैक्सिमम जो वाटर शूट्स है उसको आप काट सकते हैं। जैसा कि आप इस ब्रांच में देखेंगे, यहाँ भी उग रहा है, यहाँ भी उग रहा है। आप उसको जो बढ़िया सेंटर लीडर है उसके ऊपर डाल सकते हैं और इसको लगभग जहां से आप स्टब करेंगे 2-3 आंख के ऊपर से जितने भी वाटर शूट्स है, इसको आप सबको एक साथ ही काट सकते हैं। और इस साल आप देखेंगे ये ट्रिपल वन का प्लांट है और इसकी अगर हम वेजिटेशन की बात करें तो अभी मुझे लगता है कि 3.5 फुट से 4 फीट तक इसकी ग्रोथ जा चुकी है। 4-4 फीट ग्रोथ ऑलमोस्ट ये पहुंच चुकी है और ओवर वेजिटेशन में इस साल प्लांट। और ये अच्छा सिम्टम भी है, क्योंकि लास्ट ईयर का जो ड्रॉट था वो इस साल कवरअप हो रहा है। इससे आपकी लाइट पेनिट्रेशन अच्छी हो जाएगी, कलर अच्छा आएगा, साइज अच्छा आएगा। और इसके साथ साथ बागवान साथियों, जो एक और महत्वपूर्ण काम है जो आजकल आप कर सकते हैं, कुछ लोगों ने रूस्टॉक लगाए हैं, पाउटी लगाई है,
या कुछ लोगों के आपके कलमें टूट चुकी है किसी भी वजह से, पाइप की वजह से। और एक चीज़ बागवान साथियों, हमारा जीवामृत ऑलमोस्ट तैयार है। लस्सी और गौमूत्र के घोल, ये लगभग 1000 लीटर हमारे पास लस्सी और गौमूत्र है। इसकी स्प्रे भी अब हम 2-4 दिन के अंदर करेंगे, जिससे एक तो हमारा साइज में मदद मिलेगी और जो इंसेक्ट और पेस्ट है वो भी दूर रहेंगे, क्योंकि गौमूत्र बहुत अच्छा काम करता है कीड़ों को बगीचों से दूर रखने के लिए। और चिप ग्राफ्ट का जैसे आप यहाँ देखेंगे, किसी वजह से ये हमारी कलम टूट चुकी थी। अब हमें चिप ग्राफ्ट करनी है तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि जो हम बड स्टिक ले रहे हैं वो मैच्योर्ड हो, मतलब मजबूत हो। आप इसका आइडिया इस तरीके से लगा सकते हैं, जब आप इसको मोड़ेंगे तो ये आसानी से नहीं मुड़ेगी, और मजबूत, हेल्दी, बिल्कुल पतली सी ना ले। उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि ये जो आइज आप लेंगे इसको काट दे, इसको काट दे, इस पत्ती को। और इसके अंदर आप देखेंगे कि एक स्लीपिंग आइज बड होता है हमारे। एक चीज का बागवान साथियों और आजकल आपको ध्यान रखने की बड़ी आवश्यकता है। आप देखिए पसीना, आप देखिए इतनी बारिश के बावजूद पसीना आ रहा है। इसका मतलब है ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा है, और जो पत्तों से रिलेटेड बीमारियां है वो सबसे ज़्यादा अब फैलेगी ह्यूमिडिटी में, क्योंकि फंगस के लिए मॉइस्चर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। और पत्तियां जब भी हमारी 6-7 घंटे से ऊपर गिल्ली रहेगी तो डेफिनेटली आपके पत्तों से संबंधित रोग सबसे ज़्यादा आएंगे आपके बगीचे में। इसीलिए बागवान साथियों इन चीज़ों का आपको
विशेष ध्यान रखना है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ऑलमोस्ट सीज़न अब सब लोगों का शुरू है, प्लम से शुरू हो चुका है, पियर से शुरू हो चुका है। तो हमारे भी कुछ कल कुछ आज एक थिनिंग ब्लैक कम्बर की दी जा रही है और अच्छा साइज़ है इस साल, बहुत ही अच्छा फ्रूट बना है प्लम में। तो जो हमने अभी तक हार्वेस्ट किया है प्लम्स की मैं बात करूंगा। हमने फ्लैट पीच आपने देखा होगा जो कद्दू की तरह बिल्कुल फ्लैट होता है, उसको हमने 4 दाने, लगभग 4 दाने 50 रुपीज के पेनेट के अंदर सेल किए। और जो ब्लैक स्प्लेंडर था उसके 9 दाने हमने लगभग 100 रुपीज के सेल किए इस साल। और जो हमारा हिरोमी रेड था उसके प्राइस अभी मुझसे शेयर नहीं हुए हैं कि वो क्या रेट बिका, तो उसके भी मैं प्राइस आपसे शेयर करूंगा। और इससे हमें एक चीज तो बड़ी क्लियर होगी कि मार्केट में स्टोन फ्रूट हमेशा सेब से अच्छा बिक रहा है, और वो तब बिक रहा है अगर आपके पास वो क्वालिटी है, आपके पास साइज हो। तो हम लोग जैसे देखते हैं कि प्रूनिंग है, सबसे पहले तो आपको जो हमारे स्टोन फ्रूट्स है उसकी प्रूनिंग करनी आनी चाहिए। अगर आप उसको प्रूनिंग नहीं कर पाएंगे तो उसमें साइज बिल्कुल नहीं आएगा। दूसरा, ट्रेनिंग सिस्टम, उसमें आपको बेंडिंग करनी है और बेंडिंग से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और उसमें जो प्रूनिंग सिस्टम है वो ओपन लीडर सिस्टम की ओर अगर आप जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। मतलब सेंट्रल लीडर जो है उसको आप कट कर दीजिए और साइड से जो ब्रांचेज है जो मैं देख रहा हूं उसमें साइज अच्छा आ रहा है। दूसरा, हम लोग फ्रूट थिनिंग नहीं करते स्टोन फ्रूट में, क्योंकि बहुत हैवी लगते हैं। तो अगर आप फ्रूट थिनिंग नहीं करेंगे तो उसमें कभी भी अच्छा साइज नहीं आएगा और अच्छे प्राइस नहीं मिलेगा आपको। इसके बाद लगभग पिछले कल हमने कारमेन पियर को हार्वेस्ट कर दिया और सेल के लिए आज वो बिक जाएगी। और कुछ दिनों में अब हमारे पास रेड बार्टलेट, जिसको आप मोटी डंडी हाफ रेड बोलते हैं, उसका सीजन शुरू होने वाला है, उसकी तुड़ान शुरू होने वाला है। तो बागवान साथियों, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा मोटी डंडी में आप साइज का इंतजार ना करें, क्योंकि जितना फ्रूट साइज आप पियर में ज्यादा लेंगे, स्पेशली ये वाली पियर जो जल्दी पकती है, राइपनिंग होती है जिसकी, वो मंडी तक पहुंचते पहुंचते गल जाती है। और जो मोटी डंडी की मार्केट क्लैश होने का सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं अपने एक्सपीरियंस से, वो है पकना पियर का। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत बड़ा लार्ज मीडियम साइज के इंतजार ना करें आप, और टाइम रहते इसको आप मंडियों तक पहुंचाए, क्योंकि पियर थोड़ी कच्ची ही तोड़ी जाती है। क्योंकि मैं आजकल सोशल मीडिया पे देखता हूं बहुत सारे लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बोलते हैं कि पियर को बनने दे, साइज बनने दे। मैं आपको बताना चाहूंगा, जितना ज्यादा आप राइपनिंग होने देंगे फ्रूट की ऑर्चर्ड में, तो वो दूर की मंडियों तक नहीं पहुंच पाएगा, और जब वो रेडी के ऊपर जाएगा तो बहुत जल्दी वो सड़ भी जाता है। तो कच्चा फ्रूट ऐसा होता है कि जैसे आपको पता होगा कि जब आप इथोफोन करते हैं, इथरल करते हैं, अगर आपने कच्चे फ्रूट में किया, जब तैयार नहीं है फ्रूट, तो वो राइपनिंग की शिकायत नहीं आती और अच्छा कलर भी आता है। मगर अगर आप जैसे ही मैच्योर्ड फ्रूट के ऊपर इथेलिन की स्प्रे करेंगे, इथरल की स्प्रे करेंगे, वो 4 से 5 दिन के अंदर फ्रूट पक जाता है। और दूसरी बात, आप पोटाशियम को लेके कि बहुत सारे लोग इसमें मैं देख भी रहा हूं कि पोटाश को लेके क्वायरीज बहुत आती है। तो जो पोटाश को लेके क्वायरीज बहुत आती है, उसमें हमने देखा कि लास्ट ईयर भी राइपनिंग की शिकायत बहुत आई थी पोटाश से। याद रखिए, जितना ज्यादा आप पोटाश करेंगे उतना ज्यादा आपका सेब जल्दी तैयार होगा और पकेगा, राइप पक्का होगा, 100% पकेगा। मैक्सिमम उन लोगों के आते हैं जो ओवरडोजिंग करते हैं। मुझे लगता है कि 400-500 ml से ऊपर आप पोटाशियम पे ना जाए, पोटाश की स्प्रे पे। हो सकता है थोड़ा लेट आए कलर, बहुत फास्ट ना आए,
मगर फिर आपको दूसरी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा लेट पोटाश की स्प्रे ना करें। लगभग 35 टू 40 डेज पहले आपको 40 डेज पहले आपको पोटाशियम की स्प्रे कर देनी चाहिए। अगर आप हार्वेस्टिंग से बहुत जल्दी पहले डोज बढ़ा के करना चाहेंगे तो शायद कलर में भी इतनी मदद नहीं मिलेगी आपको। और कोशिश ये कीजिए कि आप पोटाश ऐसी यूज करें जिसमें सुपर भी हो, क्योंकि सुपर का भी उतना ही ज्यादा या मुझे लगता है कि पोटाशियम से भी ज्यादा रोल रहता है फ्रूट साइज और फ्रूट कलर के लिए। तो आपको कॉम्बिनेशन में देखना पड़ेगा कोई प्रोडक्ट आपके पास जो है। और कैल्शियम, जैसा कि मैं हर बार प्रेशर डालता हूं, आज से नहीं लगभग 15 साल से लोगों के ऊपर प्रेशर डालता हूं कि आप लोग कैल्शियम की स्प्रे कंटिन्यू करते रहे। लगभग 6-7 स्प्रे आपकी होनी चाहिए कैल्शियम की। तो जैसे कि मैं अब देख रहा हूं लो हाइट में हमारा ऑलमोस्ट सीजन शुरू ही होने वाला कुछ टाइम में, 20-25 दिन के बाद करसोग मंडी के जो क्षेत्र है, निचले क्षेत्र, वहां से शुरू हो जाएगा सेब आना। तो आपको कैल्शियम क्लोराइड पे अब आप इजिली जा सकते हैं। आप 400 से 500 ग्राम तक कैल्शियम क्लोराइड 200 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। उसमें आप 50 ग्राम बोरॉन ऐड जरूर करें और हो सके तो फ्रूट को टारगेट करके आप स्प्रे कर सकते हैं। जरूरी नहीं पूरे बगीचों में करनी है, फ्रूट में आप कर सकते हैं। पत्तों में ज्यादा इसका ज्यादा रोल नहीं रहेगा। और जो लोग मिडल और हाइट वाले हैं उनके लिए मैं बताऊंगा कि चेलेटेड फॉर्म आप कैल्शियम यूज कर सकते हैं और ऑक्साइड फॉर्म के ऊपर आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं कैल्शियम में। क्योंकि अगर आपको सेप राइपनिंग या शेल्फ लाइफ उस पर ध्यान देना है तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कैल्शियम का। चाहे आप बाद में स्टोरेज की ओर जाए, चाहे कंपनियों की ओर, अगर आपने प्रेशर मेंटेन करना है, शुगर मेंटेन करना है फ्रूट के अंदर, तो आपको ये सारी चीजें करते रहना पड़ेगा। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, स्पेशली पियर्स के लिए। ये हमारी बाबू गोशा, जिसको आप बरगामट के नाम से भी जानते हैं, अभी इसमें तो बहुत समय है। ऑलमोस्ट जो मेरी हार्वेस्टिंग होगी ये 5 अगस्त से बाद में होगी। हो सकता है 10 अगस्त तक भी इस बार मैं इसको रखूं। और बहुत अच्छा क्वालिटी फ्रूट बन रहा है, बहुत शानदार साइजिंग अभी से बहुत अच्छी है इसकी। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो पियर है स्पेशली, उसको आपको अब कैल्शियम फ्रूट को टारगेट करके आप कर सकते हैं। फ्रूट को टारगेट करके आपके ये फायदा है कि जो पियर है उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। वो स्किन को और मोटा कर देता है, जिससे कि आपको सही दाम मिलेंगे पियर में। आपने देखा होगा अमूमन आपने शाइन की, आपने मेरी पियर भी देखी होगी। एक चीज आज मैं और बताता हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पियर में ब्रश नहीं करनी है। आप लोग देख रहे होंगे कितनी सालों से मैं ब्रशिंग कर रहा हूं और सब लोगों की ब्लैक हो जाती है पियर। उसका बड़ा कारण है बागवान साथियों कैल्शियम, क्योंकि मैं कैल्शियम की बहुत ज्यादा स्प्रे कर लेता हूं पियर में, इसीलिए मेरे कभी भी ब्लैकिश नहीं होती है ब्रश करने के बाद भी। और आपने देखा होगा मार्केट में जब भी मेरी पियर बिकी है, मुझे लगता है 400-500 ऊपर के रेट लिए उसने मेजॉरिटी ऑफ फार्मर से। ऐसा नहीं कि मेरी ऊपर बिकती है, बहुत सारे लोगों की बहुत अच्छी बिकती है, मगर मैं अपनी पियर की बात करूंगा कि इसलिए भी वो फर्क रहता है क्योंकि फ्रूट शाइन अच्छी होती है मेरी पियर में। सुंडी है वो अटैक अभी करती है, आजकल उसका टाइम हो चुका है, मैंने बगीचों में कहीं कहीं उसको देखा है। तो जब आप पियर पे जाएंगे तो मैं तो टाटा कंपनी की टकुमी डालूंगा। कुछ लोगों के पास अगर फैम मिलता है बायर कंपनी का, आप उसको डालिए। कुछ एक इफ्को कंपनी का टकीबी भी आता है, आप उसको भी कर सकते हैं। सुंडी के लिए जो हम तो इसी को सबसे ज्यादा करते हैं, टकुमी को। और स्पेशली जो हमारे हाइट के ऑर्चर्ड है, कुछ टाइम के बाद हम उसमें भी करेंगे, क्योंकि जो लोग एप्पल को स्टोर करते हैं उनमें सुंडी की समस्या आती है स्टोर के अंदर। और आप देखें कि वो टनल अंदर जहां भी अंदर फ्रूट इकट्ठा होता है, यहाँ पर टनल्स बना देती है और बी ग्रेड हो जाती है नाशपतियां। स्पेशली सेब भी होता है। और जहां ये पत्तियां चिपक जाएगी, जैसे बारिश होगी अब ये पत्तियां चिपकनी शुरू हो जाती है इस फ्रूट में, और जितनी भी पत्तियां चिपकेगी वहां अंदर उसमें आपने देखा होगा टनल जैसी बनाई होती है सुंडी ने।
तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर बी ग्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना अपनी नाशपाती में, तो आपको इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करनी पड़ेगी। और जो ऑर्गेनिक उसमें जाते हैं, नेचुरल फार्मिंग करते हैं, उनके पास गौमूत्र भी एक अच्छा ऑप्शन है, या नीम की स्प्रे आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, आप लोग इसमें कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको नाशपाती का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। एक ध्यान इंसेक्टिसाइड का, एक लास्ट स्प्रे आपकी इंसेक्टिसाइड की होगी लो हाइट में, मिडल में आप हफ्ते 10 दिन के बाद डालिए, हाइट में उसके हफ्ते 10 दिन के बाद डालिए, मगर करनी जरूर है सुंडी के लिए। और दूसरा, कैल्शियम की स्प्रे आप फ्रूट को हिट करके, टारगेट करके दाने दानों को आप स्प्रे कर सकते हैं अपनी नाशपाती में। और इससे ज्यादा एक चीज और भी हो सकती है, अगर आपको नाइट्रोजन चाहिए तो आप नाइट्रोजन की स्प्रे पियर में कर सकते हैं, मगर उसको ज्यादा ना डाले, तोड़ के डाले थोड़ा थोड़ा करके, नहीं तो पत्ते भी जलने की भी समस्या आती है नाइट्रोजन को। नैनो यूरिया बहुत सारे लोग डालते हैं और अच्छे रिजल्ट रहते हैं, यूरिया भी आधा केजी तक लोग डालते हैं, मगर मुझे डर लगता है डालने का। और मैं क्या करता हूं कि जो नाइट्रोजन है उसको नाशपाती के पेड़ में नीचे से भी देते हैं। वैसे अब मैच्योर्ड हो चुकी है नाशपाती। और एक चीज और है, जो एक समस्या आती थी प्रॉपर जाइट को लेके पियर में, अब मुझे ये लगता है कि जो हमारा पत्ता और फ्रूट है वो मैच्योर्ड हो चुका है। अगर आपकी माइट की समस्या आती है, रस्ट माइट की समस्या है, तो आप प्रॉपर जाइट जो एक्रीसाइड है, हमारा इंसेक्टिसाइड है, उसको आप स्प्रे कर सकते हैं अब नाशपाती। अब वो टॉक्सिस बर्निंग नहीं कराएगी। और डोज आप उसको 200 ना डाल के उसको 150 और 100-150 के बीच डाले। आई होप आपको पियर से संबंधित जानकारी पूरी मिल चुकी होगी। ये देखिए ब्लैक अंबर, क्वालिटी देखिए आप ब्लैक अंबर की। साइज देखिए, एक जो काम जो कंटिन्यू हमारे बगीचों में चल रहा है, ये देखिए प्रॉपर तरीके से समर प्रूनिंग, और ये फटिया लगा के इसकी ट्रेनिंग पूरे बगीचे में इसी तरीके से सारी ट्रेनिंग की जा रही है। ये फटिया इसलिए बढ़िया होती है कि छूटती नहीं है तूफान और हवा में, और आप इसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये किंग रॉट का पौधा, कुछ लोग बोलते हैं कि छोटा रहता है प्लांट, आप इस प्लांट को देखिए कहाँ पहुंच चुका है। अगर आपकी मेहनत और प्रैक्टिस अच्छी है तो बहुत ही अच्छा फ्रूट क्वालिटी आपको मिल सकती है। ये देखिए, साइज बहुत अच्छा है। अभी लगभग 40 डेज से ऊपर है हार्वेस्टिंग के लिए हमारे पास। ये देखिए, प्रॉपर फ्रूट थिनिंग का भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। और अपने बगीचे को अब आप बिल्कुल साफ कर सकते हैं, क्योंकि मौसम के साथ साथ आप देखेंगे कि अब माइट का असर भी कम हो जाएगा। ये तभी मैं हमेशा बोलता था प्रूनिंग सेकंड, ट्रेनिंग फर्स्ट। तो ये जो फटिया हम फंसा रहे हैं, ये पार्ट है ट्रेनिंग का। पहले हमने एक चीज और, आप देखिए, फर्स्ट में हमने यहाँ पर टूथपिक को लगाया था पहले स्टेप में। जब इसने शेप ले ली, अब आप इसकी टूथपिक को आप रिमूव भी कर सकते हैं। इसने अपनी जगह ले ली, इसको आप रीयूज कर सकते हैं, कहीं और भी लगा सकते हैं। ये देखिए,
हमने पहले इसको टूथपिक से बाहर कर दिया था, ये देखिए अभी इन्होंने अपनी जगह ले ली है। और सेकंड स्टेप में जो मोटी थी उसमें हमने फटियां फंसा दी है और इसको हमने यहीं से सिंगल लीडर पे लेना शुरू कर दिया है, सिंगल ब्रांच पे। मल्टी ब्रांच हम नहीं लेंगे इसमें हम फेदरिंग, अगर आप देखें कि इस पौधे को ये सीलिंग पे है 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 17 लगभग 6 फीट तक 17 फेदर हमने यहाँ तक ले लिए इसमें। अब यहाँ पर फेदरिंग शुरू हो चुकी है, जैसे ये नई कोम्पल आनी शुरू हुई है इसमें आप अब टूथपिक को लगा सकते हैं ताकि ये बाहर की ओर आ जाए। लगभग 16-17 फेदर हमारे 6 फीट तक है। अब ऊपर जाके भी हमने ऐसे ही फेदरिंग लेते रहना है इसमें। बाकी बागवान साथियों, आप लोगों को ध्यान रखना है कि अब जैसे ही मॉनसून आ चुका है 12-15 दिन जहां भी आपको समय मिले वहां पर स्प्रे करते रहिए। अगर आप स्प्रे से चूक गए यहाँ पे तो आपके पतझड़ डेफिनेटली आएगा और बहुत ज़्यादा आएगा, उसके बाद आप परेशान हो जाएंगे। और माइट का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, चेक कीजिए। अगर माइट ने आपका बगीचे पे अटैक किया है तो आप इथरल की स्प्रे नहीं कर सकते। अगर आप इथरल की स्प्रे करेंगे तो सारा फ्रूट ड्रॉप हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज के लिए फ़िलहाल बागवान साथियों जो भी ज़रूरी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी। नई वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से जुड़ेंगे, तब तक जय हिंद, जय हिमाचल, जय बागवान। तो बागवान साथियों, आपने देखा कि श्रीमान डिम्पल पांचटा जी ने किस प्रकार हमें बरसात में हमारे सेब और नाशपाती के बगीचों में होने वाले ज़रूरी कार्यों के बारे में अवगत करवाया और हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबाकर ऑल पर प्रेस करें। इससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिला करेगी। हम बागवानी से संबंधित वीडियोज़ लगातार आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।